नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 अर्थात कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक। इसमें हमने प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू किया है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देख लीजिएगा, जिसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको इस पाठ की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पाठों की प्लेलिस्ट भी यहाँ आपको मिल जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की। हमने जाना था कि 18वीं सदी में यूरोप आज के यूरोप से काफ़ी भिन्न था। 18वीं सदी का यूरोप और आज 21वीं सदी के यूरोप में जो देश हैं उनमें काफ़ी अंतर है। राजशाही में आने वाले राज्यों में भाषा एवं संस्कृति के आधार पर कई अंतर थे, जिसमें हमने उदाहरण क्या लिया था, हैब्सबर्ग साम्राज्य का। वहाँ हमने देखा था कि हैब्सबर्ग साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसके अंतर्गत आज के यूरोप में आने वाले कई देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब आते थे। वहाँ जो भी लोग रहते थे उनकी भाषाएं भिन्न थीं, संस्कृतियाँ भिन्न थीं। इसीलिए एक साम्राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों में आपसी संबंध अच्छे नहीं हो सकते थे। जो भी कुछ उन्हें आपस में जोड़कर रखता था वह बस यह था कि वे सभी राजा के प्रति निष्ठावान थे। उन सभी का एक ही राजा था, अन्यथा भाषा, संस्कृति व किसी और आधार पर वे एक जैसे नहीं थे। इसके बाद हमने देखा था यूरोप की स्थिति मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग के आधार पर। कुलीन वर्ग के लोग जमीन के मालिक थे व बहुत प्रभुत्वशाली थे। वे लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे तथा प्रायः अपने ही समाज के लोगों में ही विवाह करते थे। परंतु कुलीन वर्ग की जनसंख्या काफ़ी कम थी। उस वीडियो में हमने देखा था कि सर्वाधिक जनसंख्या कृषकों की थी, जबकि सबसे कम जनसंख्या कुलीन वर्ग की थी। फिर भी उन्हीं लोगों के पास जमीन थी और वे कुलीन वर्ग के लोग ही प्रभुत्वशाली थे। इसके बाद हमने देखा था कि इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण शुरू हुआ और इस औद्योगिकरण ने इंग्लैंड को काफ़ी मजबूत और ताकतवर बढ़ा दिया। वहीं जर्मनी जैसे देशों में कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी में ही शुरू हो पाया। जब कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई तब शिक्षित व मध्य वर्ग में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम चर्चा करने वाले हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में कि आखिर ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था और इसका क्या अर्थ था। तो आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, वह यह है कि हम उस समय जो उदारवादी सोच थी उसकी बात कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में जो उदारवादी सोच है उसमें काफ़ी अंतर है। आज के समाज में प्रजातंत्र हर देश के लिए आवश्यक है। प्रजातंत्र को तो हर देश अपनाना ही चाहता है, परंतु उस समय प्रजातंत्र एक नई सोच ही था। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। तो यूरोप में जब 19वीं सदी आई तब उसमें शुरुआत के समय में राष्ट्रीय एकता के जो भी विचार थे वे उदारवाद से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। उदारवाद का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म किस शब्द से बना है? लातिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ादी। तो उदारवाद लिबरलिज्म का मतलब है
आज़ादी की मांगें, जहां आज़ादी की बात हो। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नया मध्य वर्ग था उस समय, उसके लिए उदारवाद का क्या अर्थ था, उसके लिए क्या मायना था। तो उनके लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इस बात को उन्होंने उदारवाद माना। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो एक ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो और सबकी बराबरी हो, कोई भी एक व्यक्ति को या किसी एक समाज के लोगों को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त हों, सभी लोग समान हों, कानून के प्रति, कानून के सामने, कानून के आगे सभी बराबर हों। इसी को उदारवाद माना गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ? उदारवाद आया और उदारवाद ने जो भी निरंकुश शासक लोग थे, जो राज करते थे, निरंकुश शब्द आपको यहाँ इस पूरे पाठ में कई जगह देखने को मिलेगा और हर जगह शासकों के साथ आएगा ही। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग, इनके पास क्या थे? विशेष अधिकार थे, जिनका क्या कर दिया गया? उनका कर दिया दी एंड। इनके जितने भी अधिकार थे वो सब समाप्त कर दिए गए और संविधान के सामने सबको बराबर रख दिया गया। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। तो उस समय के जो उदारवादी लोग थे वे क्या बोलते थे कि किसी की यदि निजी संपत्ति है तो वह उसी की मानी जाए। यानी कि यदि आज मेरे पास कुछ संपत्ति है तो उसका स्वामी मैं ही होऊंगा। यह नहीं होगा कि उसका स्वामी सरकार हो या कोई संपत्ति, मान लीजिए आज मेरे पास है, मेरी संपत्ति है, तो उदारवाद में ऐसा नहीं माना जाता था उस समय कि वह संपत्ति सभी में बांटी जाए, जिसकी संपत्ति वही उसका स्वामी। इस पर बल दिया गया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यहाँ क्या है? कानून के समक्ष बराबरी। तो उदारवाद किसे माना गया था? कि सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हों, परंतु यह जो विचार था सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। ऐसा नहीं समझें कि समान है सब कानून के सामने तो समान रूप से सभी लोग अपना मत भी देंगे। सरकार चुनने में सभी का समान मत नहीं था, लेकिन कानून के सामने सभी बराबर रखे गए। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने वाले का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। तो कौन से पुरुष? जो संपत्तिवान पुरुष थे। तो जब प्रजातंत्र वहां आया तब भी जिनके पास था रुपया, जिनके पास थी संपत्ति, सिर्फ वही और पुरुष, सिर्फ वही पुरुषों को अधिकार था कि वे अपना मत दें और सरकार चुने। इस प्रकार का प्रजातंत्र उस समय बनाया गया। तो कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, लेकिन कानून बनाने वालों को चुनने में सब बराबर नहीं रखे गए। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। सिर्फ और सिर्फ संपत्तिवान पुरुष ही मत दे सकते थे। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। तो जब जैकोबिन
शासन आया तब सभी वयस्क पुरुषों को अधिकार मिला, लेकिन स्त्रियों को तब भी नहीं मिला। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किनका हुआ? महिलाओं का। महिलाओं को ना तो जैकोबिन के शासन में मत देने का अधिकार मिला, ना तो उससे पहले उन्हें कोई ऐसा अधिकार था, और ना ही नेपोलियन के राज्य में उन्हें ऐसा अधिकार मिला। नेपोलियन ने भी महिलाओं को दरकिनार करके उन्हें अवयस्क घोषित कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो ये हम अभी आगे देखेंगे कि संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए कई विरोध आंदोलन चलाए। उन्होंने अपने अधिकारों की काफ़ी मांग की। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। तो आर्थिक क्षेत्र में देखे, अभी हमने देखा मत के क्षेत्र में, सरकार चुनने के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में क्या किया? राजनीतिक क्षेत्र में तो उदारवाद ने क्या किया? कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हों, परंतु मत सभी लोग नहीं देख सकते। ये था राजनीतिक क्षेत्र में। अब आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ? उन्होंने बोला आर्थिक क्षेत्र में बाजारों की मुक्ति हो, बाजार पूरी तरह मुक्त हो और चीज़ों पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म किया जाए। तो चीज़ों के आवागमन का मतलब क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, ये जो होता था एक ही देश के अंदर, इन पर जो भी नियंत्रण थे उन्हें समाप्त कर कर आयात निर्यात को सभी के लिए खोल दिया गया। आयात निर्यात पर सभी नियंत्रण समाप्त कर दिए गए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों को यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। तो नेपोलियन के पास एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था, उसमें कुल 39 राज्य थे। तो नेपोलियन के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था उसमें कुल उसने 39 राज्य बनाए, उनका एक महासंघ था। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। ये अलग बात थी। राज्य एक है, पूरा बड़ा एक राज्य है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रदेश हैं, परंतु हर प्रदेश की अलग मुद्रा है। तो भारत के उदाहरण से देखें तो क्या है कि भारत इतना बड़ा देश है, हमारे भारत में भी 29 प्रदेश हैं, परंतु सब जगह मुद्रा एक ही चलती है। अब जरा सोचिए, मुद्रा अलग अलग हो, उत्तर प्रदेश में कहीं पर रुपया चलता हो और राजस्थान में सिर्फ पैसे ही चलते हों, और हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ तांबे के सिक्के हों, तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्के चले। सोचिए यदि ऐसी व्यवस्था हो तो क्या होगा। अर्थात आप जब उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएंगे तब आपको अपनी मुद्रा बदलवानी पड़ेगी, दिल्ली जाएंगे तब मुद्रा बदलवानी पड़ेगी। इस प्रकार काफ़ी परेशानियां होंगी। तो यही परेशानियां वहाँ भी आई कि हर जगह की नापतोल प्रणाली अलग थी। ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हर जगह नापतोल प्रणाली अलग और मुद्रा भी अलग। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो 1833 की बात करें, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, तब हैम्बर्ग एक जगह है, वहाँ से न्यूरेमबर्ग दूसरी जगह तक जाएं तो इतने में आपको 11 अलग अलग सीमाएं पार करनी होंगी और हर सीमा पर लगभग 5% का सीमा शुल्क देना होगा।
तो आप समझिए कितना ज़्यादा शुल्क देना पड़ रहा है। 5% सीमा शुल्क और 11 सीमाएं, तो कुल 55% तो उन्हें सीमा शुल्क में ही देना पड़ जाता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। तो हालत क्या थी वहाँ? आयात निर्यात को खोलने की मांग हुई। और ऐसी मांगे क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ मुद्राएं उस समय काफ़ी ज़्यादा थीं और नाप तोल प्रणाली भी बिल्कुल अलग थी। तो इन दोनों ने काफ़ी परेशानी शुरू की, व्यवसाय में काफ़ी दिक्कत होती थी। जहाँ जिसका एक उदाहरण क्या है? 5% सीमा शुल्क और 11 सीमाएं, अर्थात 55% तो सीमा शुल्क में ही जाएगा। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय भी लगता था। तो आप मान लीजिए 1 किलो लेकर गए, अब एक जगह गए उसका मान वहाँ 900 ग्राम रखा गया और दूसरी जगह गए वहाँ 1200 ग्राम रखा गया। अब आप परेशान होंगे कि मैं 1 किलो लेकर निकला, लेकिन यहाँ एक जगह की नापतोल प्रणाली उसे 900 ग्राम बोलती है, तो उसके हिसाब से मैं लगाऊंगा कि कितना मुझे देना होगा शुल्क, और दूसरी जगह की प्रणाली बोलती है कि मैं 1200 ग्राम सामान लेकर जा रहा हूँ, तो उनके लिए शुल्क देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हिसाब में भी काफ़ी समय लगता था। उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि कपड़े नापने का पैमाना होता था LA, 1 LA, लेकिन नापतोल प्रणाली क्या थी? अलग थी, इसीलिए उसकी लंबाई भी जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। तो कहने का मतलब है, अगर आप 1 LA कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदते हैं तो वह 54.7 सेंटीमीटर माना जाएगा, लेकिन मेज में उसको 55.1 सेंटीमीटर ही माना जाएगा। वहीं न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो हालत क्या है कि यदि मैं फ्रैंकफर्ट में जाके बोलूं कि भैया मुझे 1 LA कपड़ा चाहिए, तो वो दे देंगे मुझे 54.7 सेंटीमीटर, परंतु मेज में जाके दिया तो वो मुझे पहले से अधिक देंगे। और न्यूरेमबर्ग में 1 LA कपड़ा काफ़ी अधिक है, 65.6 सेंटीमीटर, और वहीं फ्राइबर्ग में सबसे कम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही मात्रा है, एक ही LA है और अलग अलग माप हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी। जरा इसका एक उदाहरण ऐसे ले लीजिए, आप दुकान पर गए और 1 मीटर कपड़ा आपने खरीदा और दर्जी के पास गए और बोला कि भाई बना दो मेरी शर्ट या जो भी आपको चाहिए, परंतु दर्जी का माप अलग है और दुकान से देने वाले का अलग है। तो आप लेकर तो 1 मीटर ही आए हैं, परंतु दर्जी उसे आधा मीटर ही बता रहा है। ऐसी हालत हो गई। तो इस बात को भी हटाने की प्रावधान किए गए। नए वाणिज्यिक वर्ग, वाणिज्यिक का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक का अर्थ है व्यावसायिक वर्ग, जो लोग व्यवसाय करते हैं। तो ऐसे जो नए वाणिज्यिक वर्ग बने, वे ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। तो जो भी व्यावसायिक वर्ग के लोग थे, वे इस प्रकार की परिस्थितियों को क्या मान रहे थे कि ये विकास और आर्थिक विनिमय में बाधक हैं। ऐसी परिस्थितियों से विकास नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वे क्या चाह रहे थे कि एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बने, कि जिसमें सभी कुछ एक समान हो पूरे देश के लिए। एक ऐसा पक्ष दिया जाए जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित और आसान हो सके। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्वेरीन स्थापित किया गया, जिसका पूर्ण नाम था जॉल्वेरीन जर्मन कस्टम यूनियंस। तो यह एक शुल्क संघ बनाया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य ही थे, इसीलिए जर्मन कस्टम यूनियंस। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर और मुद्राओं की संख्या 2 कर उसे 30 से 2 पर ला दिया।
तो हुआ क्या, पहले हमने क्या देखा, 30 से अधिक अलग अलग मुद्राएं थीं और उसको बदलकर क्या कर दिया गया, सिर्फ 2 ही मुद्राएं छोड़ी गईं। तो इस प्रकार मुद्राओं का फेरबदल कम हो गया। तो ये बात नहीं रही कि एक जगह अलग मुद्रा, दूसरी जगह अलग मुद्रा। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। तो उसके साथ क्या हुआ, रेलवे भी काफ़ी बढ़ी। तो रेलवे से तो रफ्तार मिल गई। औद्योगिकरण के लिए रेलवे बहुत आवश्यक है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि औद्योगिकरण में रेलवे का प्रमुख योगदान रहा है। तो रेलवे ने गतिशीलता भी बढ़ा दी और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो उस समय क्या थी, एक तो राष्ट्रवादी भावनाएं चारों ओर उत्पन्न हो रही थी। राष्ट्रवादी क्या, राजशाही को बंद करो और राष्ट्र को एक बनाओ। और इन भावनाओं ने क्या किया, आर्थिक राष्ट्रवाद को भी मजबूत बनाया कि आर्थिक रूप पर भी राष्ट्रवाद लाओ और सभी चीज़ों का एकीकरण करो। ध्यान रखना, ये सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, ये एकीकरण है। एकीकरण अर्थात स्वयं को बांटो मत बल्कि एक करो। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि 1815 के बाद एक जो नया रूढ़िवाद आया वह क्या था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ में हमारी वेबसाइट idclasses.com पर जाकर आप इस पाठ के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपकी बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी अच्छे से कराएंगे। धन्यवाद।